रेगुलर सिक्योरिटी में यूपी दरोगा भर्ती में आज भारतीय संविधान में हमारा होगा टेस्ट नंबर पहला। अगर हम देखेंगे तो जो टोटल टेस्ट हम कराने वाले हैं वह है यूपीएसआई के लिए टोटल हम जो है यहाँ पे आपको 100 से ज्यादा टेस्ट कराएंगे। अब ये 100 से ज्यादा टेस्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी एक बार हम उसकी चर्चा कर देते हैं। आज से लगातार 25 से 30 दिन तक, ठीक है, मिनिमम 25 मैक्सिमम 30 यहाँ पे हम लोग पॉलिटी का टेस्ट करेंगे, यानी भारतीय संविधान का टेस्ट करेंगे। हर सेट में हमारा 40 क्वेश्चन होगा विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, एक्सप्लेन के साथ होगा साथियों। इसके बाद जब ये सेशन हमारा खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम 20 से 25 सेट जो है ये करवाएंगे आपको, जो आपका बेसिक ला है, यानी साथियों मूल विधि का, ठीक है, जो आपका मूल विधि है। इसमें भी हमारा 40 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में होगा और एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, यहाँ पे याद रखिएगा। तो इस प्रकार देखेंगे आप तो मिनिमम 20 और मिनिमम 25 और ये 20 कितना हो गया, टोटल मिला के 45 सेट साथियों, ठीक है। अब इसमें हम एक सेट और आपको करवाएंगे, वो होगा साथियों जीएस का, जिसमें हम मिक्स कराएंगे, यानी करंट अफेयर और इकोनॉमी और जो सब्जेक्ट है वो सब मिला मिला के रहेगा। और इनकी संख्या साथियों मिनिमम 15 और मैक्सिमम 20 जो है हो सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये वाला भी हमारा एक्सप्लेन के साथ पूरी तरह से रहेगा, यानी अगर आप ध्यान रखेंगे तो इसका जो सेशन हमारा होगा यानी पॉलिटी का, और इसके साथ साथ में जो हमारा मूल विधि का सेशन होगा साथी, और उसके बाद जो हमारा जीएस का होगा, इनकी टोटल संख्या साथियों मिनिमम 60 और मैक्सिमम 70 के अंदर हो सकती है, यानी 60 से 70 दिन में ये पूरा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान आपका हम खत्म कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा 40 सेट जो होगा साथी वह होगा हिंदी का। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हमारा 40 सेट होगा वो हमारा हिंदी होगा, एकदम से बेसिक टू एडवांस लेवल के जितने क्वेश्चन आते हैं चैप्टर वाइज हम आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। भारतीय संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान भी हमारा चैप्टर वाइज ही टेस्ट यहाँ पे कराया जाएगा। तो आज के लिए ये इन्फॉर्मेशन था जो कि आगे वीडियो में नहीं मिलेगा। और एक बात आपसे हम कहना चाहेंगे, पहला वीडियो है समझ लीजिएगा, जैसे एक आप रफ ले लीजिएगा, ठीक है, एक आप अपने साथ में रफ ले लीजिएगा। जैसे ही हम कोई क्वेश्चन कराएंगे आपको करना क्या है, अपने रफ में स्टार्टिंग में ही ऐसे डाल देना टेस्ट नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर पहला, और जो भी हम एक्सप्लेनेशन कराएं, क्वेश्चन नहीं लिखना है, जो हम एक्सप्लेनेशन कराएं उसे आपको डेली अपने रफ में क्वेश्चन नंबर डाल के लिख लेना है। अगले दिन क्या करना है मेरे भाई, अगले दिन यही करना कि जब भी अगला वीडियो देखना, यानी जब टेस्ट 2 करना तो टेस्ट 1 का रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। फिर इसी तरह से टेस्ट 3 करना तो टेस्ट 1 2 का रिवीजन करना, यानी 5 तक करना। जैसे 4 करना तो 1 2 3 का रिवीजन करना, 5 करना तो 1 2 3 4 5 का रिवीजन करना। फिर उसके बाद टेस्ट 6 हम कराएंगे तो 2 3 4 का रिवीजन करना, मतलब 5 तक डेली रिवीजन करना, उसके बाद 2 3 4 रिवीजन करना। बिना रिवीजन के कुछ भी कर लिया जाए कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। बड़े इत्मीनान से आप हमारे साथ 100 दिन तक टेस्ट दीजिए, आपको लगेगा कि आपका 80 क्वेश्चन जो है वो तैयार हो रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। साथ ही मेरे पहला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे आज हम 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। पहला जो चैप्टर होगा वह होगा भारत का संवैधानिक विकास। आज तक यहाँ से सवाल तो अभी तक नहीं आया, ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान आसान सा हो सकता है, कुछ क्वेश्चन हमसे पूछ ले तो हम उस पर आपसे चर्चा करेंगे। जो आपका टॉपिक है साथियों संवैधानिक इतिहास का, बहुत आसान आसान से कुछ सवाल पर चर्चा करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा जो हम यहाँ पे टॉपिक कवर, मेरे भाई 2023 में ना इस प्रकार के क्वेश्चन का पूरा भंडारा था, यहाँ तक कि मैं सॉरी दोस्तों 2021 में, दोस्तों ये पेपर का जो ये क्वेश्चन भी मैंने 2021 के यूपीएसआई से ही उठाया है। तो इस तरह के क्वेश्चन का पूरा भंडार है, और ये जो क्वेश्चन है हर सेट में 2017 में भी आया, 2011 में भी आया, फिर 21 में भी आया, 25 में भी पूरी संभावना है कि ऐसा सेट में क्वेश्चन हमें देखने को मिले। और ये क्वेश्चन जो होता है साथी, वह जो हमारी तीनों अनुसूचियां होती हैं, सारी तीनों सूचियां होती हैं, जिसे हम संघ सूची कहते हैं, राज्य सूची कहते हैं और समवर्ती सूची कहते हैं, वहां से। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वहां पे हम ये टॉपिक कवर करेंगे। आपको करना क्या है, बस एक्सप्लेनेशन लिखना है और समझना है साथी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरे दोस्त पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठाया, ठीक है। तो आप जानते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वह आपका हो जाएगा पहला राइट आंसर। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के। देखिए आपको पता है साथियों, सन 1600 में एक कंपनी बनती है ब्रिटेन में, जिसका नाम है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। महारानी एलिजाबेथ होती है जो कहती है कि भाई आप पूरब के देश में व्यापार करो। अगर आप भारत से देखेंगे तो इंग्लैंड जो है वो पश्चिम में पड़ेगा, ठीक है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंचती है साथियों, और 1601 में आप सभी को पता है सबसे पहले यह इंडोनेशिया में पहुंच जाती है, वहां पे अपनी कंपनी लगाती है, ठीक है।
आप जानते हैं कि बहुत कुछ समय बाद 1608 में जहांगीर के दरबार में साथियों जो है 1608 में जहांगीर के दरबार में अंग्रेज पहुंचना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 1611 में अंग्रेजों की कंपनी साथियों भारत में और गुजरात में अस्थायी रूप से लग जाती है। ठीक है। फिर आप देखेंगे जब ये कंपनी लग जाती है तो ये मारपीट करते हैं और अंत में एक समय ऐसा आता है साथियों 1665 का, ठीक है, सॉरी साथियों, ठीक है, 1765 का एक समय आता है जब साथियों, जब ये पूरी तरह से एक युद्ध करते हैं, एक लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है। और वो लड़ाई होता है बक्सर का, जिसे जीत करके यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, बंगाल, मद्रास और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं साथियों। ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे तो कंपनी जो है वो बंगाल में अपना द्वैध शासन लगा देती है। तो आप कहोगे सर कब लगाती है? 1765 में लगाती है साथी। ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन से क्या होता है? दोहरा शासन इसे कहते हैं साथी। दो तरह से फायदा होता है। एक तो नियामत का काम कंपनी करती है, यानी वसूली का काम साथियों कंपनी करती है, और जो काम होते हैं साथियों, ठीक है, देख रेख के काम वो राजा रजवाड़ों के हाथों में दे देती है। मतलब सब सड़क बेड़ेगा राजा बनवाएंगे, और अगर टैक्स वसूलना होगा तो कंपनी। इससे आप कहोगे सर क्या होगा? कंपनी का लाभ होगा और कंपनी का पूरी फायदा होता है, और कंपनी की आय जो है साथियों वो क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है। जब कंपनी की आय बढ़ जाती है तो एक पॉइंट और ध्यान रखना होगा, जैसे अभी भारत की कोई कंपनी बाहर अगर लगी हुई है तो भारत की संसद का इसके ऊपर कानून काम करता है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। ऐसे ही ये कंपनी ब्रिटेन की है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर ब्रिटेन की संसद का कुछ ना कुछ इसे देना पड़ेगा, टैक्स वगैरह। ठीक है। तो कंपनी की आय बढ़ जाती है तो ब्रिटेन की संसद जो है कंपनी के ऊपर थोड़ा सा अधिभार बढ़ा देते हैं कि भाई हमको थोड़ा सा ज्यादा पैसा दीजिए। इससे क्या होता है साथी? इससे ये होता है कि अब जो कंपनी के कर्मचारी लोग होते हैं, ठीक है, कर्मचारी लोग होते हैं वह निजी व्यापार को बढ़ावा देते हैं, यानी अपना खुद का व्यापार करने लगते हैं। जैसे वर्तमान में भारत के डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं, कुछ ऐसा समझ लीजिए। ठीक है। तो निजी में तो ज्यादा फायदा होगा, जाहिर सी बात है, निजी में ज्यादा मेहनत करते हैं लोग। ठीक है। तो निजी में ज्यादा फायदा होगा। इससे क्या हुआ? कंपनी जो है वो टूटने के कगार पे आ गए साथियों। ठीक है। टूटने के कगार पे। अब इस कंपनी के ऊपर, इस कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की संसद कुछ ना कुछ कानून बनाएगी साथियों। उस कानून को आप जानते हैं, जैसे कानून होता है उसे हम हिंदी में एक्ट कहते हैं, सॉरी अंग्रेजी में एक्ट कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं साथियों? कानून कहते हैं। तो उसी पर पूरी कहानी है, इसे आपको समझना है। तो पहली बार हुआ ये कि 1773 में एक एक्ट लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया। उद्देश्य क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके जो काम है, ठीक है, इनको नियमित करना है और नियंत्रित करना है। इसके लिए जो है 1773 में अधिनियम लाया गया। ठीक है। नो डाउट अब यहाँ से चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, समझिएगा आप लोग। ठीक है। देखिए, कह रहा कि तो क्या मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? अधिनियम ने कहा कि भाई देखो जो कंपनी के व्यापारी हैं वो निजी व्यापार नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि आप जानते हैं निजी व्यापार पर से ही प्रतिबंध लगाने से आय बढ़ जाएगी, तो सरकार ने एक अधिनियम जारी किया और साफ कर दिया कि अब जो है कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार नहीं करेंगे। पहला, अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसका क्या मतलब है? पहले जो ब्रिटिश प्रांत थी, जैसा मैंने अभी आपसे बताया, तो उन प्रांतों में तीन प्रांत थे। एक तो आपका बंगाल प्रांत है, और दूसरा मद्रास प्रांत, और तीसरा जो है बंबई प्रांत। ये तीनों प्रांत जो है ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश सरकार के हाथ में थी। यहाँ तीनों पर गवर्नर हुआ करते थे। तो इनके गवर्नर को अब बंगाल के जो गवर्नर हैं इनके अधीन कर दिया गया। यानी यहाँ पर भी गवर्नर था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन 1773 के अधिनियम में इन दोनों से कहा कि भाई तुम लोग जो है इस वाले गवर्नर जनरल के अधीन हो। और आप जानते हैं इसका मतलब हुआ कि केंद्रीय प्रशासन के अधीन हो। जब सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथों में हो जाए तो वो केंद्र में हो जाए, और वो अपने हाथ से जो है दोनों लोग को चलाने लगे, तो वो केंद्रीय प्रशासन जैसा सिस्टम बन जाता है। जैसे वर्तमान में देखिएगा ऐसे। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, तो इनको अगर गवर्नर कहेंगे, इनको भी गवर्नर कहेंगे तो कोई मजा नहीं आएगा। तो अधिनियम ने क्या किया कि जो बंगाल के गवर्नर थे, साथ ही उनका नाम बदल दिया और बंगाल का गवर्नर जनरल इनको कहा गया। ठीक है। अब इनकी सहायता के लिए देखेंगे तो 4 सदस्यीय एक परिषद का निर्माण किया गया। अब ध्यान रखिएगा, यही जो आपका साथियों 4 सदस्यीय परिषद है, यही चल के आगे अभी केंद्रीय विधान परिषद बनेगा, जिसे आप लोग भारतीय विधान परिषद भी कहोगे। ठीक है। आगे चल के यही जो है 4 सदस्यीय परिषद साथियों आगे चल के अब टूट जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब इसी 4 सदस्यीय परिषद को तोड़ करके क्या बनाया जाएगा? केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा बनाया जाएगा साथियों। ठीक है। तो ये 4 सदस्यीय परिषद को आप थोड़ा फोकस करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आगे पूरी घटना इन्हीं पर है। ठीक है। आप समझिए।
किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो देखिए, आप जानते हैं जब विधि बनाया जाता है तो विधि के उल्लंघनकर्ता भी पैदा हो जाते हैं। कंपनी ने कहा निजी व्यापार नहीं करिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं हम करेंगे। तो इसके लिए ब्रिटेन की सरकार ने 1774 में सर एलिजाह इम्पे थे मुख्य न्यायाधीश, उनकी जो है न्यायाधीशता में एक एक वो बनाया, न्यायालय की स्थापना करी जो उच्चतम न्यायालय है, और ये कहाँ पे होगा साथियों? कलकत्ता में होगा। तो ये बना है किसके तहत में? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बना है। तो पहला हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर आपका, ठीक है। देखिए, हुआ क्या, मैंने आपसे कहा कि 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया। मुख्य न्यायमूर्ति ये पेपर में आ चुका है, सर एलिजाह इम्पे हैं, याद रखिएगा। 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, हाइड और लिमेस्टर थे, ठीक है। अब देखेंगे, और अभी मैंने आपसे बताया कि 1773 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इस समय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। ऐसा सवाल भी पेपर में आता रहता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने, ठीक है। अब इसने अधिनियम ने कहा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी सुनो, अब तो जो तुम राजस्व की वसूली करोगे और जो भी नागरिक काम होगा, जो भी सैन्य काम होगा, यानी 1773 में ये भी बात लिखी थी, उन सारी बातों की सूचना आप जो है मुझ तक पहुंचाओगे, यानी मुझे दोगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिएगा जानकारी मांगने की बात कर दी है, इंफॉर्मेशन की बात। तो कंपनी के नियम में हस्तक्षेप हो गया है। अगला साथी, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, अभी जो 1774 में साथियों जो उच्चतम न्यायालय बना ना, इस उच्चतम न्यायालय के पास बहुत सारे अधिकार थे। तो उच्चतम न्यायालय का सबसे बड़ा अधिकार तो ये था साथियों कि राजस्व वसूली से अगर कोई विवाद उत्पन्न होता था तो ये भाई साहब उसकी देख रेख करते थे, ठीक है, देख रेख करते थे। अब इससे क्या हुआ कि राजस्व वसूलने में समस्या आने लगी, क्योंकि इनकी न्याय क्षेत्र में सभी लोग आ जाते थे, ये सबका चेकिंग कर सकते थे। यहाँ तक कि जो अभी आपने पढ़ा था 4 सदस्यीय परिषद का, अगर ये परिषद कोई नियम बनाती थी ना, तो भाई साहब न्यायालय उसमें भी पहुंच जाते थे कि ये मानवाधिकार का हनन है, ये है, वो है। तो अब उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को परिभाषित करने के उद्देश्य से 1781 में एक अधिनियम लाया गया साथी, जिसका नाम था संशोधनात्मक अधिनियम, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। इसी को ही बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना गया, 1781 का अधिनियम। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि जो ये उच्चतम न्यायालय बना है 1774 में, उसके कार्य क्षेत्र को सीमित कर दिया गया। यानी अब आप देखेंगे, जिसे हम संशोधनात्मक अधिनियम यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, अधिनियम के तहत जो बंगाल के गवर्नर हैं और जो उनकी परिषद हैं, सदस्यीय परिषद हैं, जो 4 सदस्य हैं, न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिए गए। यानी अब वो कोई भी विधि बनाएंगे, कोई भी कानून बनाएंगे, वह जो है न्यायपालिका में चैलेंजेस नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप? मतलब उसको चैलेंज नहीं कर सकते हम लोग न्यायपालिका में, ठीक है। और कहा गया, अधिनियम में यही कहा कि भैया देखो, न्यायालय राजस्व से संबंधित मामला और राजस्व वसूली से संबंधित मामला, इनको भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। यानी वसूली करें, चाहे किसी को तकलीफ हो, चाहे जैसे हो, वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आना चाहिए। ये काम देखिए कैसा किया गया साथी, ठीक है। तो इसलिए ये एक्ट थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनैतिक और व्यापारिक काम को अलग कर दिया गया। दूसरी बात, पिट्स अधिनियम के तहत पहली बार भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र है, इनको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। देखिए मेरे भाई समझिएगा, जैसा कि आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब वो 2 काम कर रही है। एक तो व्यापारिक काम भी कर रही है, ठीक है, और राजस्व वसूली करने का मतलब राजनैतिक काम भी कर रही है साथियों, ठीक है। भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करती है, क्योंकि आप जानते हैं इस समय अभी तो समय हुआ है मराठों के उदय का, ठीक है, तो अपना पूरा वहां पर भी उसे देखना है, तो राजनैतिक कार्य भी ये करती है, ठीक है, 2 काम करती है। तो विलियम पिट्स ने क्या किया, 1784 में एक अधिनियम लाया, कहा यार देखो तुम अकेले थक जा रहे हो, एक काम करो, तुम दोनों काम को अलग अलग कर दो, ठीक है। तो मेरे भाई जो व्यापारिक काम हुआ करता था ना, तो इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथों में था, ठीक है। एक निदेशक मंडल हुआ करता है, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से जानेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे आप जो है निदेशक मंडल, ठीक है। इसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी कहीं कहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे ही हम निदेशक मंडल कहेंगे, ठीक है, निदेशक मंडल। ये जो है व्यापारिक काम को देखेगा।
जबकि राजनीतिक काम को देखने के लिए 1784 में विलियम पिट्स ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया साथी। क्या बनाया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ध्यान रखिएगा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन्होंने बनाया, इसके अंदर कितने सदस्य होंगे साथी? तो इसके अंदर टोटल सदस्य होंगे 6। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो ब्रिटेन सम्राट। कौन करेगा? ब्रिटेन के सम्राट जो है साथी इनकी नियुक्ति करेंगे। तो ब्रिटेन के सम्राट बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। और ये कहाँ पे बैठेंगे? भारत में नहीं साथी, ये बैठेंगे ब्रिटेन में, और वहीं से जो है बताएंगे क्या कुछ करना है। तो राजनीतिक काम क्यों, ये देखेंगे। तो बिल्कुल सही है, ये काम किया गया साथियों। ठीक है, दूसरा काम क्या किया गया? दूसरा काम इस अधिनियम के तहत ये किया गया कि अभी तक जो भी ब्रिटेन ने क्षेत्र छीने हुए हैं, जो भी काम किए हुए हैं, जो भी जमीनें ली हुई हैं, राजाओं से हड़पी हैं, युद्ध से जीती हैं, उन सारी क्षेत्रों को एक नाम दे दिया गया, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। क्या? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। दोनों स्टेटमेंट आपके सही है मेरे भाई, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक रिक्वेस्ट है साथी, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे भाई कर लेना, क्योंकि हमारा और आपका साथ 100 दिन तक रहना है, और इस 100 दिन में हमें बेहतर तैयारी इतनी करनी है। कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, कंटिन्यू आप देखेंगे तभी काम चल पाएगा, और इससे भी बेहतर कंटिन्यू रिवीजन बहुत जरूरी है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखते हैं सर हमने क्या कहा आपसे कि 1784 का जो एक्ट आया, तो विलियम पिट ने क्या करी? कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक काम को अलग कर दिया। ठीक है, और इनके सहायता के लिए 6 सदस्यों का एक बोर्ड बना, जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक परिषद। इनके सदस्यों की नियुक्ति मैंने आपसे बताया ब्रिटेन की सरकार कर रही है। वेतन जो है वो भारत से दिया जाएगा। ठीक है, जबकि व्यापारिक काम की देखरेख बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र को ब्रिटिश भारत में जो ब्रिटिश के अधीन जो क्षेत्र हो गए थे, उनको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया साथियों। ठीक है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार कंपनी के कार्यों और इसके पूर्ण प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित मतलब किया गया। जाहिर सी बात है किया गया। अब जो है देखिए, आप देखेंगे तो कंपनी के काम पे पहले भी अंकुश लगा चुका है, अब इसके पूर्ण प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया गया। कैसे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की मदद से। अभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूरा जो है कंट्रोल करेंगे साहब, इनका पूरा अधिकार था कंपनी पर। अगला सवाल है साहब, इस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी इस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हालांकि चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को अभी भी कायम रखा गया। कौन से अधिनियम के तहत यह वाला काम किया गया साथियों? अब देखेंगे तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म करने की बात हो रही है, वह हो जाएगा आपका 1813। पर मेरे भाई एक सवाल यहाँ पे खत्म होगा, मैं समझना होगा कि पूर्ण रूप से अगर आपसे एक सवाल दे दे कि पूर्ण रूप से जो है व्यापारिक एकाधिकार को खत्म, तो मेरे भाई यहाँ ध्यान रखना होगा, तब आप जवाब बदल देंगे। क्योंकि पूरी तरह से, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो पूरी तरह से अगर पूछेगा तो आप 1833 जवाब दे देना। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। कैसे? इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिए। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1813। ठीक है, समझिए हुआ क्या साथियों, 1813 में एक अधिनियम और लाया गया। अब आप जानते हैं, जब भी कोई भी, अभी आप एक नाम सुनते होंगे, राहुल गांधी जी बहुत बोलते हैं अडानी अडानी अडानी, उनका संबंध मोदी जी से लगाते हैं। अब आप सोचिए, मोदी जी एक राजनेता है, अडानी जी बिजनेसमैन है, दोनों में क्या संबंध है? तो संबंध लेन देन का है साथियों। ठीक है, तो इसी तरह से हर दुनिया के हर देश के अंदर आप पाओगे कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं साथी। ठीक है, जो बिजनेसमैन होते हैं, और ये बिजनेसमैन इन्वेस्ट करते हैं किसके ऊपर? पॉलिटिशियन के ऊपर। जैसे अभी आपने देखा कि मोदी जी के ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत कई सारी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। एयरटेल कंपनी ने तो 170 करोड़ दिया था चंदे में। ठीक है, जियो ने लगभग में 450 करोड़ के आसपास में दिया हुआ है। तो ऐसे ही अब भाई उनका सुनना पड़ेगा कि नहीं सुनना पड़ेगा? मोदी जी को सुनना पड़ेगा ना। तो इन्होंने 119 रुपए का रिचार्ज कर दिया, 199 का कर दिया, 10 वाला रिचार्ज खत्म कर दिया। जो भी है, ऐसे ही हर देश में होता है। जो बिजनेसमैन होते हैं मेरे भाई, ये बिजनेसमैन जो है प्रेशर करते हैं किसके ऊपर? जो पॉलिटिशियन होते हैं। तो ऐसे ही ब्रिटेन में हुआ कि अभी तक जो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी थी साथियों, इसका एकाधिकार था, यानी ब्रिटेन की केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूर्व के देश में व्यापार कर सकती थी। तो साथियों बाकी लोग जो लगाए हुए हैं इन्वेस्टर, जो संसद में ब्रिटेन की, उनका प्रेशर बना, और ब्रिटेन की सरकार ने कहा यार देखो ईस्ट इंडिया कंपनी तुम बहुत मौज कर लिए, अब काम करते हैं कि तुम्हारे व्यापारिक एकाधिकार को खत्म करते हैं। अब ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी जो है वो भारत में या पूर्वी देश में जाके व्यापार करेंगी। तो इसके लिए एक अधिनियम लाया गया साथियों, 1813 का अधिनियम। और अधिनियम में कह दिया गया भाई देखो कंपनी, तुम्हारी हम व्यापारिक एकाधिकार को खत्म करते हैं। तो कंपनी लगी चिल्लाने, अरे यार ऐसे कैसे कर दिए,
ठीक है। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं है, एक काम करते हैं, दो चीज जो भारत में लोग चाय नहीं पीते हैं, चाय ये सिर्फ तुम बनाओगे, यानी चाय पर अभी भी तुम्हारा अधिकार रहेगा, सिर्फ तुम बनाओगे चाय। और एक देश पड़ता है साथी, इसका नाम है साथियों चाइना। और चाइना के साथ कोई और देश व्यापार नहीं करेगा, यानी चीन के साथ कोई और देश व्यापार नहीं करेगा। चीन के साथ ईस्ट इंडिया सॉरी इंग्लैंड का कोई कंपनी नहीं जाएगा, चीन के साथ तुम व्यापार करो। कंपनी खुश हो गई, बोली ठीक है चलो इतने में हम सीमित कर लेंगे, क्योंकि कंपनी तो अब राजनीति में घुस रही थी धीरे धीरे, है ना। ठीक है। दूसरी चीज साथियों, दूसरी चीज ब्रिटेन को एक काम और करना था, जो जेसुइट थे उन्हें प्रचार भी करना था ईसाई धर्म को भी। तो दूसरा काम 1813 के अधिनियम में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये किया गया कि ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई। अब ईसाई मिशनरी जो है साथियों भारत में धर्म का प्रचार कर सकते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा कि अकबर, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो अकबर के समय में आप देखेंगे तो जेसुइट वगैरह पादरी वगैरह आ जाते हैं ईसाई मत का प्रचार करने। जहांगीर के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि जहांगीर तो पूरी तरह से ईसाई बन गया था, ठीक है। उसको इतना मतलब वो बनाया गया था, पुर्तगाल से आए थे वो लोग, लेकिन इसको पूरा ईसाई में बदल दिए थे। तो 1813 का समय चल रहा है साथियों, तो ईसाई मिशनरी जो हैं उनको धर्म प्रचार की भारत में अनुमति मिल जाती है। यहाँ तक कि अधिनियम ने ये कहा कि भारतीय को शिक्षा पर, यानी भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष व्यय करने का भी प्रोविजन किया गया, ताकि भारतीय लोग पढ़ें और इससे कंपनी का नुकसान नहीं करें। कैसे कर रहे थे, कोई सामान दे दो तो उल्टा सीधा उसको बना के फेंक देते थे, ठीक है, ऐसा समझ लो, ठीक है। इस कानून के तहत भारत की जो स्थानीय सरकारें थी उनको भी व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। तो ये कहीं ना कहीं ये काम थोड़ा सा विकेंद्रीकरण का हो रहा है कि जो अब स्थानीय सरकारें हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं कर लगा सकती हैं। तो शक्तियां का यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे तो विकेंद्रीकरण दिख रहा है साथी, विकेंद्रीकरण दिख रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा बहुत उसके ऊपर भी शक्ति, उसके ऊपर पावर मिल गया है 1813 के तहत, ठीक है। मेरे भाई समझेंगे, अगला एक्ट आया कि इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, अब बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बन जाएंगे, यानी भारत के अंदर जितना क्षेत्र था। अब आप देखेंगे तो साथियों 1813 वगैरह में, 1813 से 33 के बीच में मराठाओं के कई सारे क्षेत्र जो है इनके हाथ में आ जाते हैं, ठीक है। इतिहास में हम आपको लिंक करते आगे चलेंगे। तो इस तरह से 1833 में साथियों एक अधिनियम लाया गया, और इस अधिनियम के तहत अब बंगाल के जो गवर्नर है उनको पूरे भारत में जहां जहां ब्रिटेन का क्षेत्र है वहां के लिए जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया साथी। तो ये बहुत बड़ी बात कर दी गई है, यानी पूरी शक्ति अब केंद्र में चली गई। आप देखिए, ठीक है, सुनिए 1833 में क्या हुआ। तो 1833 में सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद यहाँ पे रखिएगा कि पूरी तरह से ऐसे लिख लीजिएगा, पूरी तरह से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। तो पूरी तरह से कंपनी की, ठीक है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, एकाधिकार को समाप्त किया गया, ये बात याद रखेंगे, समाप्त किया गया। अब वो राजनीतिक काम कर रही है, व्यापारिक एकाधिकार उसका समझिए खत्म हो गया साथी, ठीक है। ऐसे अब वो देख रेख कर रही है, यानी अब हर कोई कंपनी आएगी भारत में अपना व्यापार करेगी। ऐसा नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गया, नहीं भाई, लेकिन हर कोई कंपनी ब्रिटेन की आएगी और भारत में व्यापार करेगी, ऐसा है। कौन से प्रोविजन में, कौन से एक्ट में, 1833 के एक्ट में किया गया, ठीक है। अब सुनिएगा इस अधिनियम ने और क्या किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम इसने क्या किया कि भारत के जो गवर्नर जनरल हैं, अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल है साथी, इनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और आपको बताते लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, यहाँ पे नोटिस करिएगा सर, ये क्या है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हैं, अंतिम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। लेकिन लेकिन मेरे दोस्त भारत के पहले गवर्नर जनरल, देखिएगा भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं, बंगाल में खत्म हो गया तो बंगाल के अंतिम हो गए उस दिन, और वही व्यक्ति जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लेकिन आपसे पूछे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तभी भी जवाब होगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग साथियों, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कहा कि कंपनी की एक व्यापारिक गतिविधियों, व्यापारिक निकाय के रूप में जाने जाने वाली गतिविधियों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, यानी इसका एकाधिकार मेरे दोस्त खत्म हो गया। अब ब्रिटेन की कोई कंपनी आए व्यापार करे, कोई दिक्कत नहीं होगी साथी, ठीक है, समझिएगा बात को। अच्छा, एक काम और किया गया, क्या किया गया
कि 1833 में प्रयास किया गया कि अब जो है सिविल सेवकों का चयन किया जाए, क्योंकि दायरा बढ़ रहा है तो सिविल सेवक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कहा नहीं नहीं, भारतीय लोग को मत शामिल करो वरना ये लोग गड़बड़ी मचा देंगे। तो इस तरह से नहीं हो पाया। नहीं तो 1833 का जो अधिनियम था साथियों, इसमें सिविल सेवकों के चयन का प्रयास किया गया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मना करने के कारण से 1833 में सिविल सेवकों का चयन का जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ नहीं हो सका। ठीक है, 1853 20 साल और बीत गया साथी। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक काम को अलग कर दिए। अब आपको थोड़ा ध्यान होगा, गवर्नर जनरल की एक परिषद बनी थी 1773 में, आपको याद होगा, जिसमें संख्या कितनी थी, तो आप कहोगे सर 4 थी। ये दोनों काम करता था, कानून भी बनाता था साथियों, यानी मेकिंग लॉ यानी विधि भी बनाता था, ठीक है, और प्रशासनिक काम भी करता था। कौन सा? जो प्रशासनिक काम है साथियों, एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम है, वो भी करते थे यही चारों लोग, इन्हीं चारों मेंबर में करते थे। एक अधिनियम आया साथियों 1853, इन्हें कह दिया गया कि यार देखो, आप जो है ये दोनों काम नहीं करो, नहीं, हम ये दोनों काम अलग अलग कर देते हैं। विधायक जो विधि बनाएगा साथियों, आप जानते हैं ये काम, कानून बनाने का काम कौन करता है, तो आपको अक्सर विधायिका करती है। और प्रशासनिक काम कौन करता है साथियों? जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जैसे आईईएस हो गए और आईपीएस हो गए, अन्य जो सेवाएं हैं वो लोग करते हैं। तो 1853 के अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कामों को साथियों क्या कर दिया गया? अलग कर दिया। ठीक है, अब जो यहाँ पे विधि बनाने का काम होगा, यानी जो विधायी काम होगा, इसके लिए साथियों अलग से 6 नई परिषद बनाया गया। यानी अगर आप ध्यान रखेंगे तो गवर्नर जनरल हो गए, ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल हो गए, और इसके साथ इनकी एक काउंसिल हो गई साथियों, ठीक है, और इस काउंसिल के साथ एक और व्यक्ति आ गए जिनमें 6 सदस्य होंगे। अब इन 6 सदस्यों का एक और परिषद बनाया गया साथियों, जिसका नाम बदल जाएगा और जिसका नाम पड़ेगा भारतीय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय कहिए या आप इसी को क्या कह सकते हैं साथियों? केंद्रीय कह सकते हैं, परिषद। तो इस अधिनियम ने एक नया परिषद का जन्म दिया जिसका नाम है भारतीय या केंद्रीय परिषद। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसके काम को अलग कर दिया गया, पहली चीज। अब यहाँ पे ये काम इनको तो दे दिया गया, प्रशासनिक काम, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन करे? तो इसके लिए साथियों सिविल सर्विस का चुनाव कराना पड़ेगा, और सॉरी सिविल सर्विस वालों का चयन कराना पड़ेगा। तो 1853 में सिविल सेवकों के लिए साथियों खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया, और अब सिविल सेवक भी चुने जाएंगे। तो अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रारंभ किया गया, क्योंकि आप जानते हैं दायरा बढ़ रहा है कंपनी का, ठीक है, मतलब दायरा बढ़ रहा है प्रशासन का, तो दोनों सही हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा प्रश्न में राइट आंसर साथियों। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि प्रशासनिक विधायी काम अलग, 6 सदस्यीय नई परिषद का गठन किया गया जिसे हम केंद्रीय विधान परिषद कहेंगे। अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय परिषद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व तो सुनिश्चित किया गया। ये बात भी ध्यान रखना होगा, जो ये 6 सदस्य थे ना साथियों, इनमें 6 सदस्यों में 4 सदस्य प्रांत से आते थे, यानी प्रांतों के राजे रजवाड़े और जो व्यापारी हैं, जो महाविद्यालय के लोग हैं, वहां से चुन करके 4 सदस्य आते थे। अभी जो आपने 6 सदस्य देखा ऊपर, इन 6 सदस्यीय परिषद में 4 सदस्यीय मेंबर जो है वो चुन करके आए हुए हैं मेरे दोस्त। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व भी धीरे धीरे उसके अंदर हो रहा है, भारतीय भी शामिल हो रहे हैं। अधिनियम के तहत जो है सिविल सेवकों के चयन के लिए साथियों, जो सिविल सेवक है इनकी भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रारंभ की गई, और इसी प्रकार 1854 में इसी काम के लिए लॉर्ड मैकाले समिति का गठन किया गया साथियों। समझिए आगे किस अधिनियम के तहत 20 क्वेश्चन इस वाले एक्ट का है, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। कह रहा है किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम उपायुक्त बनाया गया? तो मेरे भाई ये काम 1858 में किया जाता है। 1857 की क्रांति हो जाती है, क्रांति के बाद पूरा प्रशासन, कंपनी का पूरा जो प्रशासन है वो ब्रिटेन सरकार के हाथ में चला जाता है, और 1858 में ब्रिटेन सरकार ने किया, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया और उन्हें भारत का वाइसराय कह दिया। क्या कह दिया साथियों? भारत का वाइसराय कह दिया। और इस तरह से आप देखेंगे तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? मेरे भाई यहाँ फोकस करिएगा, आप कहोगे सर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, आप बताइएगा अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? तो आप कहोगे सर लॉर्ड कैनिंग। कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? प्रथम वायसराय कौन बना? तो भी आप कहोगे सर लॉर्ड कैनिंग। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल भी यही है और प्रथम वायसराय भी यही है। और कब बनाई गई ये? तो 1858 में। तो कैनिंग के समय में आप जानते हैं 1857 की
क्रांति हुई थी साथियों। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक बात और समझेंगे। जो अभी आपने देखा था 1773 से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहे थे और 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए थे साथियों, इन दोनों को खत्म कर दिया गया। अब आप कहोगे सर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे हम नियंत्रण परिषद भी कहते थे, ये तो 6 सदस्य था जिसको आपने बताया 1784 में। ठीक है सर, ठीक है, पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। और साथियों ये सर ये तो ब्रिटेन में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? ब्रिटेन में रहते थे और भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करते थे। तो सर अब बताइए कि अगर ये लोग को इन पद को खत्म कर देंगे तब तो भारत में ब्रिटेन का जो है राजनीतिक गतिविधियों पर कोई रहने वाला नहीं रहेगा। तो नहीं, इनको खत्म करके इनके स्थान पे साथियों एक नया पद लाया गया जिसका नाम है भारत का राज्य सचिव। यानी पूरी शक्ति, पूरी पावर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तहत ही भारत के राज्य सचिव के पास थी। ठीक है, अब भारत के राज्य सचिव और भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल का गठन भी किया गया। इन 15 सदस्य में 2 सदस्य जो है वो भारतीय भी होंगे, मतलब कहा नहीं गया लेकिन अंत में आगे चल के चुने जाते हैं साथियों। ठीक है, तो जो ब्रिटेन की जो परिषद है उनमें 15 सदस्यीय काउंसिल बनेगा, ध्यान रखेंगे। और भारत के राज्य सचिव अब कैसे काम करेंगे? जो ब्रिटेन में नया पद बनेगा भारत के राज्य सचिव, वो जैसा बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वैसे ही काम करेंगे। यानी राजनीतिक गतिविधियां ये देखेंगे साथियों। भारत में हर तरह के राजनीतिक, सैन्य और जो है राजस्व सारे मामले देखते हैं। तो राजनीतिक गतिविधियां ये राज्य सचिव के हाथ में होगा। सारी गतिविधियां हैं पर उसमें ये भी गतिविधि इनके हाथ में है साथियों। ठीक है, उम्मीद करता हूं सब आपको समझ में आ रहा होगा। समझिए अब धीरे धीरे बवाल बढ़ रहा है और धीरे धीरे भारतीयों के पक्ष में कुछ बातें हो रही हैं साथी। हुआ क्या कि इस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपने क्या क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा देखिएगा। आपने पढ़ा सर एक गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल की एक परिषद होगी। ठीक है, गवर्नर जनरल की एक परिषद होगी साथियों, ध्यान रखिएगा, एक परिषद होगी, ये गवर्नर जनरल की होगी। और इसके बाद आपने पढ़ा साथियों परिषद के बाद एक 6 सदस्यीय केंद्रीय विधान परिषद होगी। आपने ये तीन चीज पढ़ लिया मेरे भाई। इन 6 सदस्य में आपने देखा कि 4 सदस्य जो है उनका चुनाव जो है प्रांतों से होना है, जो 4 प्रांत बनाए गए हैं। और 2 जो है वो इसमें एक में गवर्नर जनरल साहब खुद रहते हैं, वायसराय साहब, और एक जो है अब विधि सदस्य को रख दिए या फिर वित्त सचिव वाले को कोई एक व्यक्ति चुन लिया जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है देखिएगा, भारतीयों की मांग थी, क्या मांग थी? 2 चीजें कि जो ये परिषद बनी हुई है केंद्रीय विधान परिषद, इनके जो सदस्य की संख्या है इसे बढ़ाओ, इनके सदस्य की संख्या बढ़ाओ साथियों। ठीक है, संख्या बढ़ाने की बात हो रही थी कि इनकी संख्या बढ़ाओ, इसमें भारतीय प्रतिनिधियों को और शामिल करो। ठीक है, कुछ भारतीयों का मांग था कि जो ये बनी हुई है गवर्नर जनरल की जो परिषद है, जो गवर्नर जनरल की परिषद है, मेरे भाई ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, इन सब बात को कोई समझा नहीं पाएगा जल्दी। जो गवर्नर जनरल की परिषद है इनमें भारतीयों को भी सॉल्व करो, मतलब इन्वॉल्व करो साथी, भारतीय को भी शामिल करो। देखिएगा मतलब इनमें भी भारतीय को लाओ, गवर्नर जनरल से ये डिमांड हो रही है साथियों, ये आप जानते हैं गवर्नर जनरल साहब है। ठीक है, तो इसके लिए 1861 में सरकार एक अधिनियम लाती है, सॉरी 1861 में लाती है साथियों, क्योंकि सरकार 1857 की क्रांति देख चुकी है। कौन सा अधिनियम लाती है साथियों? 1861 का भारत सरकार अधिनियम। 1861 का भारत सरकार अधिनियम। क्या किया गया अधिनियम के तहत सर? ध्यान रखिएगा, देखिए क्या किया गया। अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल कर लिया गया। इसी तरह से 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय को केंद्रीय विधान परिषद, देखिए 4 को मनोनीत करना था मेरे भाई, केंद्रीय विधान परिषद में 3 लोग को मनोनीत किया गया। कौन कौन? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये 3 लोग को अब केंद्रीय विधान परिषद में पहुंचा दिया गया, जिनकी संख्या कितनी है साथी? 6 है, कम से कम 6 है, अभी तो 6 है। ठीक है, और कहा गया कम से कम 6, ज्यादा से ज्यादा 12 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो कम केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम 6, ज्यादा से ज्यादा कितना? 12 साथियों। अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 ईस्वी में इस अधिनियम में एक काम और किया गया। क्या काम किया गया? एक व्यक्ति है साथियों जिसका नाम है लॉर्ड कैनिंग, वायसराय है। इन्होंने एक सिस्टम लाया था जिसका नाम है साथियों पोर्टफोलियो प्रणाली। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि सरकारी जो परिषद है, सरकार का जो काउंसिल है साथियों, उसका जो एक सदस्य है वो एक से अधिक विभाग का अध्यक्ष हो सकता है, एक से अधिक डिपार्टमेंट उसके अंदर हो सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए हमारे यहाँ शिक्षा विभाग है,
तो शिक्षा मंत्री कोई और है, परिवहन मंत्री कोई और है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब है कि एक ही व्यक्ति शिक्षा मंत्री भी हो सकता है और वही व्यक्ति जो है परिवहन मंत्री या अन्य कोई मंत्री भी हो सकता है। आप समझ रहे बात को? ऐसे ही मतलब एक व्यक्ति के अंदर एक व्यक्ति को कई मंत्रालय दिया जा सकता है। ये पोर्टफोलियो प्रणाली थी और इस जो है 1861 में इस पोर्टफोलियो प्रणाली को लागू कर दिया गया। परिषद का मेंबर एक से अधिक जो है मंत्रालय देख सकता था। अधिनियम के तहत वायसराय को बिना काउंसिल के संस्तुति के आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। यानी जो उसके 6 सदस्यीय परिषद है, बिना उससे पूछे आपातकाल में वायसराय जो है वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जैसे अभी महामहिम श्री राष्ट्रपति जी जारी करते हैं। अगला सवाल साथी, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के परिषद में, देखिए गवर्नर जनरल के परिषद में, ठीक है, वही परिषद है केंद्रीय परिषद, अतिरिक्त सदस्य यानी गैर सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अब देखिए यहाँ पे जो होना चाहिए साथी वो होगा केंद्रीय परिषद, ठीक है। कार्यकारी परिषद यहाँ पे होना चाहिए था कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद, ठीक है। कार्यकारी परिषद वही थी साथी, कार्यकारी परिषद या केंद्रीय परिषद। यहाँ पे सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। उनकी उन सदस्यों की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती थी? जैसे इस समय आप देखेंगे तो सदस्यों की नियुक्ति 5 साल के लिए होती है ना, मतलब 5 साल के लिए चुनाव होता है। तो उस समय कितने समय के लिए थे ये आपसे पूछ रहा साथी। तो उस समय 2 वर्ष के लिए लोग चुने जाते थे। क्लियर है ये मुद्दा साथी? 2 वर्ष के लिए चुने जाते थे। तो 1861 का परिषद क्या करता है? अधिनियम के तहत विधि निर्माण के उद्देश्य से गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया साथियों, ठीक है। अब अधिनियम के तहत गैर सरकारी सदस्य जिनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती थी, कम से कम 6 और अधिकतम 12 निश्चित कर दी गई। बस वही अधिनियम है, मैंने भी आपसे बताया था ऊपर कि कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा कितनी कर दी गई? 12 कर दी गई साथियों। अधिनियम के तहत जो कलकत्ता का जो विधान था साथियों, जो कलकत्ता विधान परिषद था, ठीक है, वही केंद्रीय विधान परिषद था साथियों, कलकत्ता विधान परिषद। ये केंद्रीय विधान परिषद कलकत्ता में था। विधान परिषद को समग्र भारत के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया। यानी जो कलकत्ता का विधान परिषद है, यानी जो केंद्रीय विधान परिषद है, वह पूरे भारत के लिए साथियों क्या करेगा? विधि बनाएगा, कानून बनाएगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक 5वां सदस्य जो उनका, देखिए हाँ ये मिस्टेक कर दिए हैं कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है, यहाँ पे कार्यकारिणी छाप दिए, गलत छाप दिए, कार्यकारिणी ऊपर चाहिए था साथियों। गवर्नर जनरल की जो परिषद है जिनमें 4 सदस्य हैं, उनमें एक 5वां सदस्य भी जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा 1861 के अधिनियम को एकदम पकड़ के। तो आपको याद है 4 सदस्य थे, एक 5वां सदस्य लाया गया और ये 5वां सदस्य साथियों कोई विधि का सदस्य होगा, यानी विधि का जानकार होगा, विधि विशेषज्ञ होगा। इस प्रकार से गवर्नर जनरल की काउंसिल में 5 सदस्य हो गए साथी। कौन कौन से? गृह सदस्य हैं, एक सैन्य है, राजस्व है, विधि है और वित्त सदस्य हैं। 5 प्रकार के सदस्य हो गए हैं परिषद में उनको सलाह देने के लिए। और बाकी केंद्रीय परिषद में तो है ये हैं, आप देख ही रहे हैं। अगला साथियों, किस अधिनियम के तहत विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया? मेरे दोस्त 1861 में कई प्रांतों में विधान परिषद बनाई गई, जिसे हम प्रांतीय विधान परिषद कहेंगे। जैसे इस समय आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में और 28 राज्यों में केंद्रीय मंत्रिमंडल है ना, मतलब हर राज्य का अपना मंत्रिमंडल है, हर राज्य का अपना मुख्यमंत्री है। ऐसे ही साथियों आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, यहां पर भी 3 प्रांत 4 प्रांत में तो ऊपर आपने देखा पहले से ही प्रांत था ही, ठीक है। अब जो है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, यहां पर भी आप देखेंगे साथियों तो प्रांतीय विधान परिषद का गठन किया गया। जिसे इस समय जैसे हम लोग यहाँ बना है ना विधानमंडल, तो उस समय समझिए उसको विधान परिषद कहेंगे। यानी प्रांतों में भी आप देखिएगा, प्रांतों में भी विधान परिषद बना दिया गया। तो प्रांतों में विधान परिषद बना दिया गया साथी, ठीक है। विधान परिषद केंद्र में तो है ही, आपको यहाँ सर केंद्र में तो है ही, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, पूरी बात को ध्यान से सुन लीजिए प्लीज, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए ये पूरा मान लीजिए अपना है साथी भारत, ठीक है, ये पूरा मान लीजिए मेरा भारत है महान, ठीक है। अब इस भारत में कौन कौन चीजें हैं? सबसे पहली बात तो यहाँ केंद्र में रख दीजिए। तो केंद्र में कौन कौन लोग हैं? तो आपको सर केंद्र में 3 लोग हैं। कौन कौन से 3 लोग हैं सर? पहला तो आपका हेड पे है, मेन है, वह है साथियों कौन? गवर्नर जनरल यानी वायसराय, ठीक है।
दूसरे नंबर पे कौन है, तो वायसराय की कार्यकारी परिषद। तीसरे नंबर पे कौन है, केंद्रीय विधान परिषद। ये 3 लोग हैं साथी, ठीक है, ये केंद्र पर हैं जिनका नियंत्रण पूरे भारत पे है। ऐसे ही प्रांत में बनाया गया साथियों प्रांतीय विधान परिषद। यहाँ प्रांत, यहाँ प्रांत, यहाँ प्रांत, हर प्रांत में जो है प्रांतीय विधान परिषद। 6 प्रांत ऐसे हैं साथियों यहाँ पे बनाए दिया गया। आगे चल के 8 से 11 प्रांत हो जाएंगे साथियों। तो प्रांतीय जो है प्रांत बना दिए गए, और प्रांतों में भी क्या बना दिया गया साथियों, विधान परिषद। तो यहाँ पर भी प्रांतों में सदस्य होंगे साथी, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उनमें 403 मेंबर हैं, जबकि महाराष्ट्र में अलग है, पश्चिम बंगाल में अलग है। तो अलग अलग राज्यों में सदस्यों की संख्या अलग अलग है, लेकिन केंद्र में तो 550 तय किया गया ना साथी लोकसभा की सीटें। तो प्रांतों में सदस्यों की संख्या हमेशा भिन्न रहेगी, जबकि जो हमारा खेल है वो केंद्रीय परिषद से मिलाकर के होगा। तो अब यही कह रहा है कि साथियों किस अधिनियम के तहत विधान परिषदों का मतलब क्या, प्रांत में भी और केंद्र में भी इनके कामों में वृद्धि करके उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। तो ये काम किया गया 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अभी आप समझिएगा, अब यहाँ पर ये प्रांत वाले भी चिल्लाएंगे और केंद्र वाले भी, केंद्र वाले तो ये है ही, ठीक है, समझिए बात को। मेरे दोस्त एक बार समझ लेंगे जिंदगी भर नहीं भूलेगा, ठीक है। बाकी पढ़ाने के लिए तो यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर आपको क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है, समझिए। 1892 का परिषद अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद और प्रांतों के विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अब देखिए गैर सरकारी सदस्य कौन है, माने भारतीय। अब सदस्यों की कम से कम संख्या कितनी, 10, और ज्यादा से ज्यादा कितना, 16। ससुरा नहीं थे, 4 सदस्य बढ़ाए गए साथी। अरे कम से कम पहले 6 था, अब उसको 10 कर दिया, 12 से उसको 16 कर दिया। कोई बात नहीं है, भारतीय है हम, 4 ही काफी है। वायसराय के वित्त सचिव थे, आपने देखा वायसराय में 5 सदस्य हुए। वित्त सचिव थे जेम्स विल्सन बने साथी, और जेम्स विल्सन ने क्या किया, 1860 में भारत का वार्षिक बजट तैयार करने और विधायिका के समक्ष रखने की प्रणाली की शुरुआत कर दी 1860 में ही। यही कारण है कि 1861 और 62 में 1892 में बजट पर बहस करने की बात छिड़ गई साथी। अधिनियम के तहत पहली बार विधान परिषद के सदस्यों को 6 दिन की अग्रिम सूचना देने पर लोकहित के मामलों पर प्रश्न पूछने और बजट से संबंधित मामलों पर विचार करने की अनुमति मिली। ये विधान परिषद का मतलब साथियों केंद्रीय विधान परिषद है, क्योंकि प्रांत का अपना अलग मुद्दा है। ये सारा काम हमें केंद्रीय वाले को समझना है साथियों। केंद्रीय विधान परिषद को 6 दिन पहले अग्रिम सूचना देकर के लोकहित के मामलों पर प्रश्न करने, पूछने और बजट से संबंधित मामलों पर विचार करने की अनुमति मिल गई साथियों, ठीक है। ये काम होता है 1892 वाले में अधिनियम में साथियों। अच्छा, अभी भी मतदान करने का अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति सदस्यों को नहीं थी जो गैर सरकारी सदस्य हैं। अगला, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर साथियों विचार कीजिए। करा कि इसे लोकप्रिय रूप से मार्लिमेंटो सुधार के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर के 60 कर दी गई। अब सोचिए अगर ऐसा हुआ तो कितना मजा आएगा। अब 60 लोग रहेंगे साथी, हड़का देंगे पूरा। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। 1909 में ये काम किया गया, केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। अब ब्रिटेन को समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे हम लोग के हाथ से सब जाने वाला है साथियों। मार्लिमेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है 1909 के अधिनियम को। अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन प्रांतीय स्तर पे आपने देखा प्रांतों में अलग अलग है, विविधताएं पाई गई हैं। केंद्रीय परिषद के जो सदस्य हैं जिनकी संख्या कम से कम 16 थी, अब बढ़ा करके कितना कर दिया गया, कम से कम 60। इस समय आप देखेंगे तो जो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और संयुक्त प्रांत है, ये 4 प्रांत बने हैं, और इसके साथ साथ पंजाब, असम और वर्मा 3 प्रांत आप यहाँ देख रहे हैं, 7 प्रांत। तो इनमें देखेंगे तो संयुक्त प्रांत में 50 सदस्य थे, बंगाल में 50, मद्रास में 50, बॉम्बे में 50। अगर मान लीजिए एग्जामिनर बहुत ज्यादा मोड़ी टाइप का है तो उठा के यह पूछ लेगा कि उस समय कितने सदस्य थे बंगाल में या संयुक्त प्रांत में या मद्रास में या बम्बई में, तो वहां 50-50 सदस्य हैं, जबकि पंजाब, असम और बर्मा में 30-30 सदस्य हैं साथी, वहां के प्रांतों में उस समय ब्रिटेन सरकार के समय में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अधिनियम के तहत साथियों मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। सरकार को समझ में आ गया कि फूट डालो राज्य करो वरना मामला गंभीर हो जाएगा,
क्योंकि सरकार के समय में ही साथियों 1906 में आप जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी है। अब सरकार समझ चुका है कि एक भारत में एक नया कास्ट अलग होने वाला है जिसका नाम है साथियों मुस्लिम लीग। आप जानते हैं कि सरकार जान चुकी है कि 1907 में नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टूट चुका है साथी। ये सब इसको पता है। इन्हीं सबका फायदा उठाते हैं लॉर्ड मिंटो, जो कि इस समय भारत के वायसराय हैं साथियों, और लॉर्ड मार्ले वित्त सचिव हैं भारत में, जो कि वहां 15 सदस्य वाला था ना जो बनाया था ऊपर, अरे आपको याद होगा 1858 वाला याद करिए, अधिनियम उसमें हमने बनाया था। तो लॉर्ड मार्ले को तो कुछ नहीं, लेकिन लॉर्ड मार्ले मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना गया, क्योंकि लॉर्ड मिंटो जानते थे। हालांकि ये काम लॉर्ड मिंटो अकेले नहीं किए थे साथियों। 1906-7 में आप देखेंगे तो 1907 में आगा खां के नेतृत्व में एक जो है पूरा प्रतिनिधि मंडल लॉर्ड मिंटो से मिलने गया था इस काम के लिए कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, तभी ये काम हुआ था। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक इसीलिए कहा जाता है। तो लॉर्ड मिंटो ने 1909 में करिश्मा दिखाया और मुसलमानों से कहा कि भाई तुम्हारा चुनाव मुसलमान को ही तुम चुनाव दे सकते हो और किसी को नहीं। सांप्रदायिकता का खेल शुरू, वहीं से सांप्रदायिकता हम लोग के अंदर पैदा कर दी गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की परिषद में के रूप में शामिल होने वाले पहले सदस्य बने। चाहे कार्यकारी लिखेगा, जब तक केंद्रीय परिषद नहीं लिखेगा तब तक आप अलग मत समझना, ठीक है, क्योंकि कई किताबों में ना कई जगह ऐसी बात लिख दी है। तो और एग्जामिनर में भी मैंने देखा कई बार एग्जाम में भी कार्यकारी परिषद को गवर्नर जनरल की जो 4 सदस्यीय परिषद है वही मानता है, और जो केंद्रीय परिषद है सिर्फ उसका नाम केंद्रीय परिषद लिखता है या भारतीय परिषद लिखता है साथियों। ठीक है, तो सुनिएगा एक बार कंफर्म कर लीजिए, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन बने। ये कौन है साथी? वायसराय है, ठीक है, वायसराय है, ठीक है। और इनके साथ साथ एक इनकी काउंसिल थी वायसराय की परिषद, जिसे हम 2 नाम से जानेंगे। क्या नाम कहेंगे? इन्हें हम वायसराय की परिषद कहेंगे, ठीक है, की परिषद, या हम इसी को जो है कार्यकारी परिषद भी बोलेंगे, कार्यकारी परिषद, ध्यान रखिएगा। और एक और है साथियों जिसे हम जो है भारतीय परिषद बोलेंगे, जो मेन है जिसे हम भारतीय परिषद बोलेंगे, ठीक है, भारतीय परिषद, या हम इसे क्यों ही केंद्रीय परिषद भी बोल सकते हैं। क्या? केंद्रीय परिषद बोल सकते हैं, केंद्रीय परिषद, याद रखिएगा, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा चुने गए थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साथियों विधि सदस्य के रूप में चुने गए थे। डी हो जाएगा प्रश्न का आपका राइट आंसर, सही जवाब, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, आप जानते हैं अधिनियम के तहत परिषद के सदस्यों को आम जनता के हितों के किसी भी मामले पर प्रस्ताव पेश करने और परिषद में उन मामलों पर मतदान करने की शक्ति मिल गई थी। 1909 में कहा दिया गया भाई किसी भी मामले पर आप कोई प्रस्ताव ला सकते हैं। साथियों आपको याद होगा 1909 में 1910 के अंदर गांधी जी ने नटाल फॉर्म की स्थापना करी हुई है, जिसे आप फिनिक्स फॉर्म जानते हैं। गांधी जी इस समय लंदन में है। तो गांधी जी के परम मित्र हैं या उनके गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटेन सरकार में एक प्रस्ताव रखा, क्या? 1910 में, क्योंकि 1909 में अधिकार मिल गया था, ठीक है। 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सरकार के सामने परिषद जो है एक प्रस्ताव रखा लोकहित के मामले में। क्या प्रस्ताव? कहा कि भाई जो लोग नटाल में हैं, ये नटाल के लिए जो करारबद्ध श्रम आप लोग कराते हैं उसको प्रतिबंधित कर दीजिए, कि नहीं इतना काम करना पड़ेगा तभी घर जा पाओगे, ये काम आप बंद कर दीजिए। आदमी का जब काम नहीं करने का मन करेगा वो घर चला जाएगा अपने। तो 1910 में ये काम जो है किया गया किसके द्वारा? गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। माफ करिएगा, थोड़ा नींद आ रही है, आप लोग प्लीज लाइक जरूर करना, ठीक है। अधिनियम के तहत मेरे दोस्त, अधिनियम के तहत सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मिली। अभी भी विदेशी और रियासतों के संबंधों पर चर्चा की अनुमति नहीं थी। पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय सदस्य को नामित करने की शुरुआत की गई, और इस प्रकार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा अब जो है वहां पे विधि सदस्य बन जाएंगे। उन 5 में से एक जो है भारतीय होगा, अकेला भारतीय सब प्रभारी। अगला प्रश्न साथी, किस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? साथियों अभी एक अधिनियम आएगा 1919, और इस अधिनियम के तहत अब केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया जाएगा। हालांकि इसके लिए पहले ही एक आयोग बनता है साथियों, जिसका नाम है साथी ली आयोग। तो इस पर आपके सिलेबस में एक चर्चा दिया हुआ है, क्या दिया है? सिविल सेवकों के लिए एक चर्चा दिया हुआ है साथियों, उस पर हम जब चर्चा करेंगे तो ली आयोग पर भी डिटेल में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल इतना जानिएगा कि इसी के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया। बी हो जाएगा साथी प्रश्न का आपका सही जवाब, ठीक है।
इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू वही है, चेम्सफोर्ड यहाँ पे साथियों वायसराय है, भारत के वायसराय हैं। अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद के स्थान पर, अब देखिए जो भारतीय विधान परिषद बना है साथी वही केंद्रीय विधान परिषद, उसके जगह पे दो भाग में इसे तोड़ दिया गया, एक को राज्यसभा एक को लोकसभा किया गया। तो अब आपको समझ में आ गया 1919 में राज्यसभा लोकसभा जन्म ले लिया साथियों। अधिनियम के तहत भारत में 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया साथियों। ये इसकी सिफारिश ली आयोग ने किया था। अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अब प्रांत अपना बजट खुद देखे और राज्य केंद्र जो है अपना बजट खुद देखे। अब हो रहा है सुधार धीरे धीरे। अधिनियम के तहत साथियों केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का उपबंध किया गया। द्विसदन हो गया केंद्र में, कौन है अधिनियम के तहत, तो अब तो आप तुरंत बताओगे सर बस कहीं दूर नहीं है, राज्यसभा लोकसभा बन गया 1919 में, तो द्विसदन बन गया ना, निम्न सदन उच्च सदन, तो आप कहोगे बी हो जाएगा सर राइट आंसर इसका। ठीक है, देखिएगा केंद्र में साथियों द्विसदनीय व्यवस्था कर दी गई, यानी केंद्र के दो मैटर हो गए, एक तो आपका लोकसभा बन गया, दूसरा आपका राज्यसभा बन गया 1919 में। प्रांतों में देखिएगा उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना की गई। उत्तरदायी कहने का मतलब कि कह दिया गया कि प्रांत के लोग अपना नियम अपना कानून खुद बनाएंगे, और द्वैध शासन का मतलब कि प्रांतीय विषय को भी दो पार्ट में बांट दिया गया है। तो वो हम उस पर नहीं चलेंगे क्योंकि पेपर में आना है नहीं, तो काहे उतना हम लोग फालतू पढ़ें कि कौन कौन से दो विषय हैं, एक तो आरक्षित विषय होगा साथी, एक तो हस्तांतरित विषय होगा। ठीक है, तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना 1919 कर रहा है, द्वैध शासन लागू कर रहा है कौन, 1919 का अधिनियम। द्वैध शासन मतलब कि उसके जो विषय हैं प्रांत के वो दो पार्ट में फिर बांट दिए जाएंगे, एक तो गवर्नर जनरल करेगा जिसे हम हस्तांतरित विषय आरक्षित विषय कहेंगे, और दूसरा प्रांत के जो सदस्य होंगे वो करेंगे और प्लस गवर्नर जनरल करेंगे जिसे हम हस्तांतरित विषय कहेंगे। तो हमारे लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, लियोनिल कार्टिस को साथियों द्वैध शासन का जनक मानते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों पर भी लागू कर दिया गया। अभी तक मुसलमान भी इसमें इंक्लूड थे, लेकिन अब सारे लोग इसमें इंक्लूड हो जाएंगे साथियों, सिख ईसाई इन सब पर लागू हो जाएगा। तो साथियों ये काम 1919 का भारत परिषद अधिनियम करता है। 1909 में तो आपने देखा सिर्फ मुसलमान भी इसमें इंक्लूड थे, लेकिन अब जो है सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय को भी इसमें शामिल कर देगा ब्रिटेन की सरकार, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि मुसलमान कभी मिल सकता है, तो इसने ये काम किया साथियों। इस अधिनियम के तहत पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया और प्रांत को उत्तरदायित्व दी गई कि भाई तुम अपना जो है खुद बनाओ नियम। अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ और अब सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय यहां तक कि यूरोपियों पर भी यह लागू हो गया। अधिनियम के तहत सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, यानी केंद्रीय विधान परिषद के स्थान पर आपने देखा क्या किया गया। प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना की गई, यानी प्रांतीय विषय को सुरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय में बांट दिया गया साथियों, हमने ऊपर चर्चा किया। अगला कह रहा है साथियों कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा 1919 के अधिनियम के तहत। अधिनियम के तहत एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, आप कहोगे हाँ सर। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, तो आप कहोगे हाँ सर, सी आंसर हो जाएगा, दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा सर, आपने देखा मैंने ये आपको बताया। ठीक है, अब एक व्यक्ति हैं सर अलेक्जेंडर मोंडीमैन, इनकी अध्यक्षता में साथियों द्वैध शासन व्यवस्था की असफलता की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। अधिनियम के तहत भारत सचिव तथा उसके परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना बंद कर दिया गया। अब जो 15 सदस्य के लोग थे ना, अब उनको वेतन भारत के राजस्व से नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय अब जागरूक हो गए ना साथी, और भारतीय आप देख रहे हैं 60 लोग वैसे पड़े हुए हैं, है ना साथियों। 1919 के अधिनियम में कहा गया था कि इस अधिनियम की जांच करने के लिए आज से 10 वर्ष बाद यानी 1929 में एक अधिनियम बनेगा, जिसका नाम एक कमीशन आएगा साथियों, जिसका नाम होगा साइमन कमीशन। लेकिन साइमन कमीशन 1928 में ही भारत में आ जाता है साथियों। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में चुनाव होने को रहता है। तो कह रहा कि साइमन कमीशन के कौन सदस्य नहीं थे, तो 7 सदस्य था साथियों साइमन कमीशन, लेकिन इसमें लियोनिल कार्टिस इसके मेंबर नहीं है, तो डी हो जाएगा प्रश्न का आपका सही जवाब दोस्तों। ठीक है, समझिएगा गठन कब हुआ है, तो 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठन किया गया साइमन कमीशन का। इसका उद्देश्य था कि भारत में जांच करना 1919 के अधिनियम के। 7 सदस्य में लॉर्ड बर्न है,
एडवर्ड डॉगन हैं, बर्नर हार्समैन हैं, सीआर एटली हैं, जीआर लेनफॉक्स हैं, हिम अर्ल कोना है। चूंकि इस आयोग के सारे सदस्य अंग्रेजी थे साथियों, इसलिए इसे श्वेत आयोग कहा गया। कोई भी इसमें भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए भारतीयों के द्वारा इसका व्यापक विरोध हुआ। गो साइमन गो का नारा दिया गया साथियों, गो साइमन गो, ठीक है। और गांधी जी ने तो इसे कहा कि मतलब एकदम खराब है, ये बेकार है। किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की साथियों स्थापना की गई? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बार बार आता रहता है। तो याद रखिएगा साथियों, भारत परिषद अधिनियम 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना साथियों की जाती है। कब किया जाता है? याद रखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1935 ये भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में अंतिम था तथा ये सबसे बड़ा था। अब जानते हैं, जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है साथियों, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में इसकी जो है रूपरेखा तैयार की जाती है 1932 में, ठीक है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में संपन्न होता है, इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है और 1935 में इसे एक रूप दिया जाता है जिसका नाम था भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें कुल साथियों 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी और 14 भाग थे। भारतीय संविधान का बड़ा भाग यहाँ से लिया गया है जो वर्तमान में है वो। ये पॉइंट याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की साथियों स्थापना की जाती है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत गठित संघीय न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? पहली बात कह रहे हैं साथी, कह रहा है कि यह कलकत्ता में स्थित है, तो फेडरल कोर्ट दिल्ली में स्थित था, कलकत्ता में नहीं था, ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 7 सदस्य हो सकते थे जिनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा किया जाता था। तो याद रखेंगे कि एक मतलब सहित अगर कह रहा तो मुख्य न्यायाधीश एक थे, 6 अन्य न्यायाधीश थे, सही है साथियों, 7 लोग थे। सर मॉरिस वेयर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ये बात भी सही है साथियों, ठीक है। इसमें 2 भारतीय भी सदस्य हैं, तो दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझिएगा इस बात को। 1 अक्टूबर 1937 को नई दिल्ली में बनाया साथियों फेडरल कोर्ट। 6 अन्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश यानी 7 थे जिनकी नियुक्ति सम्राट करते थे, ब्रिटेन के सम्राट, ठीक है। सर मॉरिस वेयर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस एम आर जैकब और जस्टिस एस सुल्ताना, ये 2 भारतीय हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है दोस्तों, ठीक है। इस अधिनियम के तहत दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, तो आप कहोगे हाँ सर। इस अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, तो आप कहोगे हाँ सर। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, लेकिन अखिल भारतीय संघ कभी बन नहीं पाया, क्यों? क्योंकि इसमें साथी देशी रियासत शामिल नहीं हुआ। कहा गया था कि एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा जिसमें देशी रियासत, मुस्लिम लीग और ये सारे लोग होंगे, पर मुस्लिम लीग ने कहा नहीं, हम शामिल नहीं होंगे साथी, इसलिए अखिल भारतीय संघ वाला सपना तो टूट गया, लेकिन प्रावधान 1935 के अधिनियम में ही किया गया था। सी हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। अखिल भारतीय संघ साथियों नहीं बनाया गया, लेकिन प्रांतों को स्वायत्तता अब दे दिया गया है। 1919 में ये शब्द का प्रयोग किया जा रहा था साथी, पर पूरी तरह से स्वायत्तता नहीं मिली थी, अपना कानून बनाने की प्रांतीय स्वायत्तता नहीं मिला था साथियों। लेकिन 1935 में पूरी तरह से प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दिया गया, तो अब प्रांतों को पूरी स्वायत्तता मिल गई है और प्रांत अपना कानून बनाए, अपनी तरह से जिए साथियों। भारतीय संघ की स्थापना का, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान तो किया गया, लेकिन अखिल भारतीय संघ बन नहीं पाया क्योंकि कुछ लोग इसमें शामिल साथियों नहीं होते हैं। 1935 के बारे में कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा साथी, 1-2 पॉइंट और इससे समझते हैं। अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई तथा केंद्र में भी द्वैध शासन प्रणाली होगा, यानी केंद्रीय विषय को 2 पार्ट में बांट दिया गया, एक तो स्थानांतरित, एक आरक्षित विषय। अधिनियम के तहत रेलवे के प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की भी स्थापना की गई, यानी रेलवे के लिए अलग से काम चल रहा है। दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, सी हो जाएगा साथी मेरे सही जवाब, यानी राइट आंसर, ठीक है, समझिएगा। अब होता क्या है कि केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, यानी अगर आप देखेंगे तो केंद्रीय विषय में द्वैध शासन फिर लग गया, यानी संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियां बांट दी गई 1935 के अधिनियम के तहत। वहां पे अलग शक्तियां हैं, वर्तमान में जो शक्तियों का बंटवारा है वो अलग है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखेंगे कि इसमें जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो अभी भी वायसराय के पास थी। जैसे इसमें अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं, तो आप कहोगे सर संसद के पास हैं, ठीक है, सॉरी साथी, यानी जो इन तीनों सूचियों के अतिरिक्त जो बातें आती हैं उस पर कानून संसद बना सकती है। तो कहा गया कि इसके अतिरिक्त जो बात होगी वो उस पर कानून जो है वो वायसराय बना सकते हैं साथियों, यानी गवर्नर जनरल।
अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वायत्तता देकर के प्रांतीय स्वायत्तता को बंद कर दिया गया। प्रांत अपना कानून बनाओ। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, यानी केंद्रीय विषय को दो पार्ट में यहां पर भी बांट दिया गया। अधिनियम के तहत रेलवे के प्रशासन के लिए संघीय रेलवे प्राधिकरण की भी स्थापना की गई साथियों। अगला, अब जो हम लोग पढ़ेंगे ना समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, वो वर्तमान के संविधान का है, उस समय के संविधान का नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। भारतीय संविधान की संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? साथ ही विषय को हम प्रविष्टि भी बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जो विषय शब्द है इसे प्रविष्टि करके भी बोला जाता है, तो बार बार प्रविष्टि आएगा तो मतलब विषय। तो संघ सूची में मूल रूप से साथियों 97 विषय बना था जब भारतीय संविधान लागू हो रहा है। तो ये हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। देखिए समझिए बात को। वर्तमान में आप जानते हैं इसमें जो है साथी संघ सूची में 97 है, वर्तमान में 100 हो गया अमेंडमेंट लेकर के। राज्य सूची में 66 थे लेकिन 59 ही बचा है, जबकि समवर्ती सूची में 47 थे, वर्तमान में कितने हो गए हैं? 52 हो गए हैं। ये बढ़ा है, ये बढ़ा है, ये भाई साहब घटे हैं। ठीक है, इनके 5 जो है मुद्दे यहाँ पे आ चुके हैं, इसीलिए ये 52 हो चुके हैं। 2 मुद्दे इनका लोप कर दिया गया। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट भी पूछा जाता है। 7वीं अनुसूची में वर्णित संघ सूची के निम्नलिखित में से किस प्रविष्टि यानी किस विषय में केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो का उपबंध किया गया है? तो देखिए संघ सूची में कितनी प्रविष्टियां मिलेंगी? 100 प्रविष्टि मिलेंगी। अब इसमें से जो 8वीं प्रविष्टि है वो है साथियों केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो के बारे में, सीबीआई। तो ये हो जाएगा आपके साथियों 8वीं प्रविष्टि, यानी सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, समझिएगा। संघ सूची के कुछ विषय हैं, जैसे पहली प्रविष्टि में क्या दिया है? भारत की रक्षा। दूसरी प्रविष्टि में सेना और जो नौसेना, सेना, वायुसेना और जो संघ के अन्य सशस्त्र बल हैं उनके बारे में। छावनी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन, मेरे भाई यहाँ कंफ्यूजन बनेगा क्योंकि स्थानीय स्वशासन तो आप कहोगे सर ये तो राज्य का भी विषय है, लेकिन अगर आगे लगा देगा छावनी क्षेत्र तो ध्यान रखना ये जो है संघ सूची का विषय बन जाएगा। और केवल अगर स्थानीय स्वशासन देगा, केवल स्थानीय स्वशासन, तो अब हम इस समय पे साथियों राज्य सूची को मार देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये दे देगा ध्यान रखिएगा नौसेना, सेना, वायुसेना मतलब सेना की बात है तो इसमें जो है संघ का ही सारा काम है। राज्य क्या कानून बनाएगा इस पर? आयुध, अग्नायुध, गोला बारूद, विस्फोटक, ये 5वें वाले में है। ये विषय आपको याद करना पड़ेगा भाई, 1 2 3 4, वो आपकी जिम्मेदारी है। यहां तक कि देखिएगा परमाणु ऊर्जा, मेरे दोस्त यूपी दरोगा भर्ती में पूछा था परमाणु ऊर्जा पर कानून कौन बना सकता है? तो आप बताइए परमाणु ऊर्जा और उसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संपत्ति स्रोत, इन सब पर कौन विधान बनाएगा? तो केवल संसद बनाएगा। क्यों सर, क्यों केवल संसद बनाएगा? क्योंकि आप जानते हैं संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? आप बताइए संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? तो आप कहोगे सर संसद, केवल संसद। राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? तो आप कहोगे सर राज्य विधानमंडल। ये केस ऐसा आता है जब संसद भी इस पर कानून बनाता है, वो बाद में समझाएंगे जब आपको केंद्र स्टेट संबंध पढ़ाएंगे। तो राज्य विधानमंडल साथियों, ठीक है। समवर्ती सूची पर दोनों लोग, ये भी और ये भी। तो आप मुझे बताइएगा कि परमाणु ऊर्जा के बारे में कानून कौन बना सकता है? तो आपको सर केवल संसद बना सकता है, राज्य विधानमंडल नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि रक्षा उद्योग के लेकर के, डिफेंस जो इंडस्ट्रियल है इसको लेकर के कानून कौन बनाएगा? तो आपको सर केवल केंद्र बनाएगा। केंद्रीय अन्वेषण और अन्वेषण ब्यूरो, सॉरी केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो जो कि साथियों 8वीं प्रविष्टि है, कानून कौन बनाएगा? तो आपको सर केवल संसद। क्लियर है? अगला कौन सा संघ सूची का विषय है? सोच के देखना, हर वो मुद्दा जो थोड़ा खतरनाक होगा, जैसे प्रत्यर्पण का मुद्दा, स्थानीय स्वशासन। अब मुझे बताइए स्थानीय स्वशासन, अभी मैंने तो बताया। अब मत्स्य पालन अकेले केंद्र करेगा, ये तो राज्य का मुद्दा है। मेला बाजार राज्य का मुद्दा, लेकिन प्रत्यर्पण जो है साथी यह जो है संघीय सूची का मुद्दा है। तो ये हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, समझिएगा। जैसे अभी मैंने आपसे देखा विदेशी काम कौन करेगा? भाई जाहिर सी बात है राज्य थोड़ी करेगा। राजनयिक, परिषदीय और व्यापारिक प्रतिनिधित्व ये भी यही करेगा। मतलब कि अगर विदेश में कोई राजनयिक परिषद मतलब राजनयिक के रूप में शामिल होना तो ये भी, और व्यापारिक प्रतिनिधित्व करना है तो भी भारत ही करेगा विदेश को लेकर के। संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होगा तो राज्य थोड़े जाएगा, सरकार जाएगी, भारत के सांसद। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा या समागम होगा या अन्य निकाय में भाग लेने जैसी कोई बात होगी तो ये भी जो है यही करेगा, संघ सूची करेगा। विदेश से कोई संधि करनी है, कोई करार करनी है, जैसे अभी पाकिस्तान से 1960 में हमने संधि तोड़ दी अपने, सिंधु जल समझौता 1960 वाला, कौन करेगा? पंजाब राज्य करेगा? नहीं, भारत सरकार।
युद्ध और शांति, वैश्विक अधिकारिता, नागरिकता से संबंधित मैटर, देशीकरण, अन्य देशीय और प्रत्यार्पण, ये सारा काम कहाँ पे आएगा? संघ सूची में आएगा। एक बार में याद नहीं होगा, 3 4 5 बार पढ़ना, याद हो जाएगा मेरे भाई। अगला कौन सा विषय संघ सूची का विषय है, इसमें पढ़ के बताइए। तो आप बताइएगा बीमा। कभी आपने सुना है कि जो है राज्य सरकार बीमा करती है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत सरकार, तो मेरे भाई भारत सरकार बीमा का काम करती है। श्रम संघ औद्योगिक और श्रम विवाद, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, वन्य पशु पक्षी सुरक्षा, ये सब अलग मैटर है। पहले ये राज्य का था, अभी इसमें केंद्र में उसमें समवर्ती में चला गया साथियों, है ना। तो ये हो जाएगा प्रश्न में आपका सही जवाब, समझिए। और कुछ विषय हैं, ये विषय आप रट लेना, मतलब इनको तो कभी मत भूलना डेफिनेटली। बार बार कचर पचर करके इसी जो है 2021 में गायब कर दिया था सवाल, बहुत सवाल इस पर पूछा, कौन सा, तो याद रखना बीमा संघ सूची, पासपोर्ट वीजा संघ सूची, रेलवे, राजमार्ग, महापत्तन, भारतीय राज्य डाकघर, बैंकिंग, बीमा, फिर लिख दिया। तो ये सब जो है आप रट लेना, ये सब प्रांतों का विषय है साथियों। अगला नेक्स्ट, कौन सा विषय संघ सूची का विषय है? तो कौन सा विषय होगा साथी इसमें? रेलवे तो होगा ही, जाहिर सी बात है। डाकतार होगा। बाट और माप का मानक नियत करना, ध्यान रखिएगा। बाट और माप अभी आप देखेंगे तो ये राज्य में भी आएगा, लेकिन साथियों मानक तैयार नहीं करना है। जैसे 1 किलो का बटखरा 1 किलो लिखा जाएगा, ये बात केंद्र तय करती है, तो मानक नियत करना शामिल नहीं होगा। अगर राज्य वाला होगा तो उसमें लिखेगा मानक नियत करना शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ पे शामिल है, तो इसका मतलब ये केंद्रीय विषय है साथी। तीनों हो जाएगा आपका राइट आंसर, डी हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है, समझिए। रेलवे तो आ गया, डाक तार, टेलीफोन, बेतार प्रसारण, वैसे ही अन्य जितने संसाधन है वो सब संसाधन पे राज्य केंद्र सरकार का अधिकार है। प्रकाश स्तंभ बार बार पूछा गया है। पोत परिवहन, वायुयानों की सुरक्षा, वायु मार्ग, वायुयान, विमान चलन, ये सब संघ लोक के जो ऋण है वो। बाटों का माप और मापन नियत करना, स्टॉक एक्सचेंज और एक्सचेंज होगा साथी, और वायदा बाजार यानी जो सेंसेक्स वगैरह होता है उन सब का काम। विनिमय जो पत्र जारी किए जाते हैं या जो चेक होगा, वचन पत्र या ऐसे ही अन्य जो लिखते होंगे, वो सब जो है संघ सूची का विषय होगा साथी। मतलब इन सब के ऊपर कानून संघ सरकार ही बनाएगी। 7वीं अनुसूची के अनुसार कृषि आय से भिन्न आय पर कर। कृषि आय पर कर जानते हैं कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाता है, लेकिन ये कह रहा है कि कृषि आय से भिन्न आय पर कर। तो कृषि आय से भिन्न आय पर कर कृषि से संबंधित वो समवर्ती साथियों संघ सूची का विषय है। और संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? केवल संसद बनाएगा। कृषि आय पर कर होता तो रुक जाते, लेकिन कह रहा है कृषि आय से भिन्न आय पर कर साथी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास है? संसद के पास है। जबकि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य विधानमंडल के पास होती है। इस प्रकार समवर्ती सूची में आप जानते हैं दोनों बना सकते हैं। कृषि आय से भिन्न आय ये संघ सूची का विषय है, इसलिए इस पर कानून कौन बनाएगा? केवल संसद बनाएगा साथी। अगला, कौन सा संघ सूची का विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है, ना कि राज्य विधानमंडल के पास? तो सीमा शुल्क लगाना है साथी। तो सीमा शुल्क जो है ये राज्य सरकार थोड़ी लगाती है, कस्टम ड्यूटी ये तो केंद्र सरकार लगाती है। तो ये तो हो गया आपका संघ सूची का विषय। संघ और राज्य इन दोनों की लेखाओं का संपरीक्षा निदेशक साहब करते हैं, तो ये भी संघ का विषय हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा से संबंधित विषय, तो आपको सर ये तो है, ये उपयुक्त सभी विषय पर संघ सूची कानून बनाएगा, डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर यानी सही जवाब, ठीक है। अगला, संघ सूची के कौन कौन से विषय हैं? परमाणु ऊर्जा के विषय हैं साथियों। भारत के बाहर के स्थानों पर तीर्थ अगर आपको करना है तब, लेकिन अभी आप देखेंगे तो राज्य सूची में है। तीर्थ के अतिरिक्त अगर आप कहीं और जाएंगे तो राज्य सूची का मैटर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अभी आगे चल के फिर मिलेगा राज्य सूची में ये सब बातें, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। अंतरदेशीय जलमार्गों पर पोत परिवहन और नौ परिवहन, लेकिन अभी अंतरदेशीय परिवहन पर अगर यात्रियों को ढोएंगे तो राज्य सूची में चला जाएगा, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। समुद्री पोत परिवहन, नौ परिवहन, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य, ये सब जो है संघ सूची का विषय साथी। बाट और माप का मानक, ये तो दोबारा गया। जनगणना देखिएगा, अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी संघ सूची का विषय है। अगला साथी, संघ सूची का विषय कौन सा इसमें से कारण नहीं है? तो पुलिस का काम ये संघ सूची नहीं करती साथी, ये राज्य सूची करती है, राज्य सूची करती है। बाकी कृषि आय से भिन्न आय पर कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क भी ये करती है। तंबाकू और तंबाकू के उत्पाद पर जो उत्पाद शुल्क होता है ये भी लगाती है संघ सरकार ही। लेकिन पुलिस का काम साथियों पुलिस ही करती है, ठीक है। कुछ और विषय हैं, इसको नोट कर लीजिएगा संघ सूची के। संघ और राज्य की लेखाओं का संपरीक्षा ऊपर आपने देखा।
उच्चतम न्यायालय का गठन, संगठन, उसकी अधिकारिता और शक्तियां, ये अंतर्राज्यीय प्रवचन, अंतर्राज्यीय करंतीन, ये भी कृषि आय से भिन्न आयकर कर आपने देखा, सीमा शुल्क ये भी आपने देखा, तंबाकू, तंबाकू जैसे उत्पाद पर कर, निगम कर, ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार लोचा हो जाता है, निगम कर हम के राज्य मार के आते हैं, गलत हो जाता है, निगम कर को ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन सा राज्य सूची का विषय है, समवर्ती सूची में, ओ सॉरी संघ सूची में उतना ही पढ़ना है, ज्यादा मत पढ़िएगा। करा साथियों की कौन सा राज्य सूची का विषय है, तो पुलिस तो है ही, स्थानीय शासन भी है, गैस और गैस संक्रमण भी है, साथी ध्यान रखिएगा, डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब यानी राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं, आप इसे याद रखिएगा जो राज्य सूची के विषय हैं, जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस, उच्च न्यायालय के अधिकारी और उनके सेवक, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, भारत के बाहर के तीर्थ स्थानों पर यात्राओं से भिन्न तीर्थ यात्राएं, ठीक है, कहीं और जो कुछ चीजें इंडिकेट करती हैं संघ वहां पर कानून लगाती है, बाकी जगह नहीं। मादक लीकर, निःशक्त और नियोजन के लिए अयोग्य की सहायता, औद्योगिक संघ कर्मचारियों से संबंधित विवाद। अगला, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान के 7वें अनुसूची के डाटा 8 के तहत आता है। तो पुलिस राज्य सूची का विषय है बाबू, है ना, अभी हमने देखा, ए मार दीजिए, आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लोक व्यवस्था, पुलिस, उच्चतम न्यायालय और लोक सेवक, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, मादक लेकर, भारत के बाहर स्थानों पर तीर्थ यात्रा, निःशक्त नियोजन, ये सारा चीज आ गया, ठीक है, ऊपर भी चर्चा हुआ था। अगला, भूमि और भूधारी यानी पट्टेदारी में या इस पर अधिकार भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची के डाटा 8 के अंतर्गत आता है। तो कौन से अनुसूची में, तो आप जानते हैं साथियों, ये प्रविष्टि 18 सूची 2, सूची 2 का मतलब देखिए यहाँ सूची 1 का मतलब संघ सूची से है साथी, संघ सूची, जबकि सूची 2 का मतलब होता है साथी राज्य सूची, सूची 3 का मतलब होता है साथी समवर्ती सूची। तो राज्य सूची की ये जो है यूपी दरोगा भर्ती 2021 का क्वेश्चन है साथी, यूपीएसआई 2021 का सवाल है, ध्यान रखिए। तो प्रविष्टि 18 में दिया गया है, क्या दिया गया है प्रविष्टि 18 में, देखिए प्रविष्टि 9 में दिया गया है साथी, निःशक्त और नियोजित के लिए योग्यता की सहायता, 100 को गाड़ना वगैरह प्रविष्टि 10 में दिया गया है। संचार अर्थात सड़कें और फुल फेरी अन्य संचार के साधन जो सूची 1 में भी निर्दिष्ट नहीं है, ठीक है, प्रविष्टि 13 में आता है। कृषि जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान है, प्रविष्टि 14 में है। पशुधन का परीक्षण, जीव जंतुओं के रोगों का निवारण, ये जो है प्रविष्टि 15 में। जल अर्थात जल प्रदाय, सिंचाई और नहरें, जल निकास, तटबंध, जल भंडारण वगैरह, ये प्रविष्टि 17, जबकि प्रविष्टि 18 भूमि और भूधारी में या इस पर अधिकार, ये प्रविष्टि 18, ये याद करना पड़ेगा बाबू, 3-4 बार लिख दीजिए, याद हो जाएगा। अगला, कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क पर नियम बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, जो कि 7वें सूची के किसके अंतर्गत आता है, कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क है, याद रखना, ध्यान रखिएगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा आपको। तो कह रहा है कौन सी प्रविष्टि में दिया गया है, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क, ये प्रविष्टि 48 में साथी, इसमें प्रविष्टि 48 सूची 2, तो इस प्रकार बी आंसर, सी आंसर हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। देखिए प्रविष्टि 40, अच्छा इसका मैं पीडीएफ बना के ग्रुप में भेजने की पूरे फक्त में हूं, तो आप प्लीज ग्रुप ज्वाइन करना, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते प्रविष्टि 40, ये राज्य सूची का विषय है। प्रविष्टि 43 राज्य लोक ऋण, जबकि निखात निधि प्रविष्टि 44, प्रविष्टि 45 भू राजस्व जिसके अंतर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण शामिल है, कि कृषि आय पर कर साथियों 46, कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क 47, कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क ये 48। कौन सा राज्य सूची के संबंध में सही सुमेलित साथियों नहीं है, कह रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो प्रविष्टि 60 में पथकर नहीं दिया हुआ है, प्रविष्टि 59 में पथकर दिया हुआ साथी, जो कि राज्य सूची का ही विषय है, लेकिन प्रविष्टि 59 में पथकर दिया गया, तो इस प्रकार सी हो जाएगा प्रश्न का आपका राइट आंसर यानी सही जवाब। देखिए प्रविष्टि 53 में विद्युत और विक्रय पर जो कर लगेगा उस पर बात होगा। 56 में सड़कों या अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ले जाने वाली माल और यात्रियों पर कर। प्रविष्टि 58 जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर। पथ कर जो है प्रविष्टि 59 में वृत्तियां, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर। प्रविष्टि 61 में साथियों प्रति व्यक्ति कर की बात होती है, और ये पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब रखना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है भाई। कौन सा विषय समवर्ती सूची से संबंधित है, तो राज्य सूची से उतना रट लेंगे काम चल जाएगा अपना, लेकिन रट लीजिएगा सब। तो साथियों समवर्ती सूची में ये सवाल बार बार आते हैं, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो ये जो मामला है साथियों, ये सभी के सभी मैटर जो है, ये सभी के सभी जो है समवर्ती सूची के विषय
है साथियों। 17 क में 1 दिया है, 17 ख में प्रविष्टि 17 ख समवर्ती सूची का प्रविष्टि 17 क 1, 17 ख वन्य जीव जंतु और पक्षियों का संरक्षण, प्रविष्टि 20 क जनसंख्या, प्रविष्टि 33 बाट और माप जिसके अंतर्गत मानकों का नियत किया जाना नहीं है। आपको याद होगा संघ सूची में बाटू का मानक नियत किया गया था, इसमें नहीं करना है। अगला, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कीमत का नियंत्रण कौन करेगा? तो आप कहोगे सर कीमत नियंत्रण ये समवर्ती सूची में आता है साथी, संघ सूची में नहीं आता, गलत हो जाएगा। कारखाने समवर्ती में आता है, विद्युत भी आ जाएगा। आर्थिक और सामाजिक योजना ये भी समवर्ती का ही विषय, सारा विषय समवर्ती का, ये गलत हो जाएगा। तो कारा सही सुमेलित है 2 और 3, यानी विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब मेरे भाई, राइट आंसर। समझिए सही दोस्तों। पशुओं के प्रतिकूलता निवारण, खाद्य पदार्थ अन्य माल पर मिश्रण, कारखाने, विद्युत, मादक द्रव्य और विष, आर्थिक और सामाजिक योजना, कीमत नियंत्रण, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति और अन्य वृत्तियां, ये सब समवर्ती सूची का साथियों मैटर होता है। संपत्ति के अर्जन और ग्रहण के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? संपत्ति का अर्जन और ग्रहण साथियों ये समवर्ती सूची का विषय है साथी, ठीक है। और इस पर विधि कौन बनाएगा? तो आप कहोगे सर इस पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों विधि बनाएंगे, सी हो जाएगा प्रश्न का आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब साथी। और विषय कौन है? न्यास और न्यासी, शोधन क्षमता और दिवालिया होना, ठीक है। पागलपन, मनोवैकल्य, आर्थिक और सामाजिक योजना, इस पर भी कानून जो है दोनों लोग बनाएंगे क्योंकि समवर्ती सूची का विषय है। अगला साथी, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में डॉट के तहत कृषि भूमि के हस्तांतरण और संक्रमण का प्रावधान किया गया है, किसके तहत किया गया है? तो ये काम साथियों सूची 2 यानी राज्य सूची की प्रविष्टि 18 है, जो भी आप देख रहे थे ऊपर ना, उसी के तहत किया गया। तो मेरे भाई डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। समझेंगे मेरे दोस्त? ये देखिए, कृषि भूमि का हस्तांतरण, संक्रमण, भाटक संग्रहण या भूमि विकास, कृषि सुधार, इन सारे प्रावधान को प्रविष्टि 18 में रखा गया। प्रविष्टि 46 कृषि आय पर कर है और ये भी राज्य सूची का विषय है। स्थानीय शासन प्रविष्टि 5, पुलिस प्रविष्टि 2, राजस्व उद्देश्य के लिए सर्वेक्षण प्रविष्टि 45, बाजार और मेले प्रविष्टि 28, प्रविष्टि 49 जो है साथी भूमि और भवनों पर कर है। आज का आखिरी सवाल है साथियों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, लेकिन लास्ट में प्रविष्टि वाला थोड़ा सा खेला किया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर मैं आपको एक पूरा लिस्ट दूंगा, बस आप सब्सक्राइब कर लेना। 5 मिनट का वीडियो बना के 10 मिनट में समझा दूंगा। विवाह और तलाक के विषय पे कानून कौन बनाएगा? तो साथियों यह समवर्ती सूची का विषय है और इस पर कानून संसद और राज्य विधायिका दोनों बनाएंगी, यानी डी हो जाएगा प्रश्न का आपका सही जवाब, राइट आंसर साथी। समझिए, प्रविष्टि 42 में संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण समवर्ती सूची का है। किसी राज्य के बाहर उत्पन्न होने वाली भू राजस्व की बकाया राशि उस राशि से वसूली 43 में आता है। विद्युत 38 में, विवाह तलाक 5 में है। जबकि प्रविष्टि 29 में मानवों, जीव जंतुओं या पौधों पर प्रभाव डालने वाले, याद रखिएगा, संक्रामक और सांसर्गिक रोग, ये प्रविष्टि 29 में यूपीएसआई 2021 में ये सवाल पूछा गया। खान बदोश और प्रवासी जनजाति प्रविष्टि 15, ये समवर्ती सूची, ये भी एसआई 2021 का सवाल है मेरे भाई, एक बार पीवाई की जरूर देखना। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।